हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम नाटक लेखन प्रक्रिया के अंतर्गत नाटक के तत्व भाग 2 वीडियो प्रस्तुत करेंगे। तो नाटक पिछली वीडियो में हमने नाटक के तत्व के अंतर्गत नाटक की भाषा हमने समझा था। अब हम दूसरा तत्व वो क्या है, नाटक और उसका कथ्य। किसी नाटक के लिए उसका कथ्य अत्यंत आवश्यक होता है। कहानी के रूप में को किसी शिल्प या संरचना के भीतर पिरोना होता है। नाटककार को इसकी पूरी समझ, जानकारी और अनुभव होना चाहिए। एक नाटककार को रचनाकार के साथ-साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए, क्योंकि नाटक को मंचित भी होना है। इसके लिए घटनाओं, स्थितियों और दृश्यों का चुनाव करके उन्हें इस क्रम में रचना चाहिए कि वे शून्य से शिखर की ओर बढ़ सके। इसका ज्ञान नाटककार को अवश्य होना चाहिए। अर्थात माने वो काल्पनिक क्षमता नाटककार में होनी चाहिए कि एक शून्य है कोई चीज, उसको हमने आकार दिया, उसको एक रूप दिया, तो नाटककार में वो ज्ञान होना चाहिए। नाटक में संवाद, संवाद नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है। इसके बिना नाटक का काम चल ही नहीं सकता, अर्थात डायलॉग्स। यह अन्य विधाओं के लिए उतना उपयोगी नहीं है। नाटक में तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसे तत्व जरूरी हैं। इसके लिए विरोधी विचारधाराओं का संवाद आवश्यक है। इसके लिए नायक, प्रतिनायक, सूत्रधार आदि की कल्पना परिकल्पना भारतीय और पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में की गई है। आगे आइए, संवाद की विशेषताएं। संवाद में वह गुण होता है जो किसी नाटक को सशक्त या कमजोर बना देता है। इसके लिए आवश्यक है कि संवाद अपने आप में वर्णित या चित्रित ना होकर क्रियात्मक, दृश्यात्मक हो, तथा संवादों के पीछे निहित अनलिखे एवं अनकहे संवादों की ओर ले जाने वाला हो। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हर बात डायलॉग्स में ही बोली जाए। उसके जो भाव होते हैं, उनके जो दृश्य होते हैं, जो चरित्र वहाँ आपने रचे हैं, नाटककार ने जो रचे हैं, उसकी भाव भंगिमा, उसका जो दृश्य देखकर भी अंदाजे लगाए जाते हैं। आगे आइए, संवादों की ओर ले जाने वाला हो। जिस नाटक में इस तत्व की जितनी संभावना होती है, वह नाटक उतना ही सफल होता है। हेमलेट के प्रसिद्ध संवाद टू बी और नॉट टू बी या स्कंदगुप्त का अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अनगिनत संभावनाओं को उजागर कर देता है। अब देखिए, ये संवाद है टू बी और नॉट टू बी, होगा या नहीं होना है। तो ये अपने आप में संभावनाएं इसकी, ये होगा या नहीं। तो ये ऐसे जो डायलॉग्स होते हैं, ये एक नाटक के लिए गहने के समान होते हैं। आगे आ जाइए, नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा। नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। कोई भी दो चरित्र जब भी आपस में मिलते हैं तो विचारों में के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार कर ही नहीं सकता। इस कारण उसमें अस्वीकार की ही स्थिति भी बराबर बनी रहती है, क्योंकि कोई भी जीता जागता संवेदनशील प्राणी वर्तमान परिस्थितियों से लेकर असंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। बिल्कुल, अगर आप, कोई जरूरी नहीं कि आप जैसी परिस्थिति हो आप उसमें संतोषजनक ही उत्तर दें या आप संतुष्ट हैं। कई बार ऐसी होती है कि वर्तमान परिस्थितियां ऐसी होती है जहां आप अपना असंतोष जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं टकराहट हो जाती है। और वही नाटक का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां क्लाइमेक्स हो, जहां टकराहट हो। मजे की बात यह है कि जिस नाटक में जिस इस तरह की असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज्यादा उपस्थिति होगी, वह उतना ही गहरा और सशक्त नाटक साबित होगा। अगर वही बात हुई कि कहानी भी किस तरह से बढ़ती है, इसी तरह बढ़ती है जब आप किसी चीज से, किसी मुद्दे से अस्वीकृत हैं। जैसे द्वंद्व, वो शब्द वहां कहानी में कहा क्या लिखा गया कि अगर आप हर चीज में कहेंगे सहमत है, फिर तो कहानी आगे ही नहीं बढ़ेगी। द्वंद्व का भाव होना जरूरी है। उसी तरह नाटक में भी छटपटाहट, असंतोष, अस्वीकार या प्रतिशोध, प्रतिरोध का भाव भी
प्रतिशोध भी ठीक है ना, आप अगर बदला ले रहे हैं वो भी नेगेटिव भाव ही हुआ, नकारात्मक तत्व जब होंगे तो नाटक सशक्त बनेगा। नाटक में चरित्र और संवाद का महत्व। नाटककार को चाहिए कि वह इस बात का ध्यान रखे कि नाटक में प्रस्तुत चरित्र सपाट, सतही एवं टाइप्ड न हो। साथ साथ चरित्रों के विकास में इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे परिस्थितियों के अनुसार अपनी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चलें। नाटककार कथानक के माध्यम से जो कुछ कहना चाहता है उसे अपने चरित्रों और उनके बीच होने वाले परस्पर संवादों से ही अभिव्यक्त करता है। ऐसे में संवाद के माध्यम से ही यह नहीं लगना चाहिए कि वह पहले से निश्चित विचारों को मात्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो नाटक नाटक ना रहकर शब्दों के रूप में विचारों के ढेर मात्र बनकर रह जाता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों को बोलने वाले पात्र मंच पर सचमुच के हाड़ मांस से युक्त जीवंत प्राणी होते हैं, न कि कविता, कहानी और उपन्यास में उपस्थित रहने वाले शाब्दिक चरित्र। ठीक है ना? तो हम जैसे आपको कविता वाचन भी करते हैं तो हम कहते हैं ना कि हाव भाव पर करो, उतार चढ़ाव पर नाटक में तो पूरा हाड़ मांस का एक जीवंत प्राणी होना चाहिए। उसके अंदर इतनी कहते हैं ना कि भाव इस तरह से होने चाहिए कि वो उस चरित्र में पूरी तरह से डूब जाए और उसे मंचित करे। नाटक के संवाद की विशेषता। नाटक के संवाद ज्यादा सहज और स्वाभाविक होने चाहिए ताकि वह दर्शकों के मर्म को छू सके, हृदय को छू सके। यहाँ सहजता का आशय भाषा की सरलता नहीं, यदि संवाद तत्सम और क्लिष्ट भाषा में भी हो तो भी वे स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार अस्वाभाविक ही जान पड़ते हैं। ऐसे में दर्शक तक संप्रेषित होने में कोई मुश्किल नहीं होती। संप्रेषित मतलब आपने जो बात कही या मैंने जो बात कही आप तक वो पहुंची, वो संप्रेषण हुआ उसका, उसको कहते हैं संप्रेषित होना। जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर आदि भारती आदि नाटककारों ने नाटकों में भाषा की यह विशेषता देखी जा सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है विशिष्ट नाटककार धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, इनमें ये विशेषता है। नाटकों का शिल्प और संरचना। वर्तमान समय में नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टि से कई विकल्प मौजूद हैं। अभिज्ञान शकुंतलम जैसे नाटकों का ढांचा है जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली में शास्त्रीय कहते हैं। लोक नाटकों का एक रूप जिसमें कोई लिखित आलेख नहीं है और सब कुछ मौखिक प्रक्रिया के अंतर्गत घटित होता है। पारसी नाटकों का शिल्प शेरो शायरी, गीत संगीत और अतिरंजित शब्दों पर आधारित होता है। यथार्थवादी नाटकों का अपना एक मुहावरा, यथार्थवादी मतलब रियलिटी, रियल, बनावटी ना हो, जो गद्य पर आधारित होता है। इनके अलावा नुक्कड़ नाटकों की अपनी एक अहमियत होती है। यह नाटककार को तय करना होता है कि वह इनमें से किस शैली को चुने अथवा विभिन्न विकल्पों के मिश्रण से एक नई शैली तैयार करे या इन्हें छोड़कर एक नया शिल्प तैयार कर ले। यद्यपि कथ्य अपना शिल्प स्वयं निर्धारित कर लेता है, माने जो आप लिख रहे हैं जो कथन, उससे हो जाएगा कि वो शास्त्रीय में आ रहा है या लोक नाटक में आ रहा है या पारसी के शेरो शायरी में या फिर यथार्थवादी मुहावरों में आ रहा है। तो वो तो जिस लेखन शैली में नाटककार लिखता है तभी तय हो जाती है। परंतु पहले से तय शिल्प में किसी कथ्य या कहानी को समायोजित कर पाना कठिन होता है। अब जो चीज पहले से लिखी हुई है उसमें कुछ अलग डालना मुश्किल हो जाता है। तो आज हमने नाटक लिखने की जो प्रक्रिया भाग 2 जो कि अंतिम भाग है हमने स्पष्ट किया है। उम्मीद है मुझे यह आपको विषय स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।